आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे आधा पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें हमने 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा देखी थी। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे, साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी हम करने वाले हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम घटना चक्र पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँगे, क्योंकि परीक्षा धाम में हमने एक लेवल प्राप्त कर लिया है कि हम हमारा जो लेवल है वो सही जा रहा है, उसमें हम लोग बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, विथिन टाइम लिमिट वो हो जाएगा। अब हमको घटना चक्र विथिन टाइम लिमिट करना है, तो इसी कारण अब हम घटना चक्र पर भी बिल्कुल ध्यान देके ज़्यादा समय इसमें हम देंगे। अब आप लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जो परीक्षा धाम की मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इतिहास का अलग से कर रही हूँ, तो क्या वो 7 बजे सही टाइम रहेगा? और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे समय पर वो अपलोड हो जाए, तो अब मैं उस टाइम भी कर सकती हूँ, क्योंकि 3 वीडियो लगातार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप मुझे ज़रूर आंसर करिएगा कि मैं किस समय उसको अपलोड करूँ। चलिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेसन। चलिए, मगध की इस महत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है वो राजा बिंबिसार को माना जाता है। यह हर्यंक वंश से संबंधित था। देखो, कुछ जो मगध था ना, उस पे 3-4 वंशों ने शासन किया, जिसमें हर्यंक वंश, इसके बाद में फिर जो है अलग-अलग वंश आएंगे। तो जो नंद वंश रहेगा ना, वो लास्ट वंश रहेगा, और उसको खत्म करके हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। तो चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे डिटेलिंग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेलिंग के लिए मैंने आपको आकार आईएएस की बुक सजेस्ट कर दी है। आप वो पढ़ेंगे तो आपको सारा कहानियों के साथ चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर हम अलग अलग परीक्षाओं में आई इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं, तो इसी कारण यहाँ पे पूरा डिटेलिंग नहीं दे रखी रहती है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें दे रखी रहती हैं। जो भी एग्जाम्स अगर आप इतिहास की दोगे तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। एक्सेप्शन है कि अगर आप जो नेट की एग्जाम है हिस्ट्री से दे रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप नेट से दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसका भी मैं कहूँगी कि 60 से 70% इस बुक से आ जाता है। चलिए, अब हम शुरुआत कर लेते हैं। जैन साहित्य में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह किया था। यहाँ पे पुत्री और बहन में ध्यान रखना कि इसने चेटक की पुत्री से विवाह किया था, क्योंकि जब हम 3-4 वो पॉइंट दिए रहते हैं ना, उसमें बहन दे देता है वो कहीं-कहीं, और हम सही मानकर सही उत्तर लगा देते हैं उसको। विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत प्राप्त हो गया। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। देखो, इसने क्या करा, पहले तो चेटक की पुत्री लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से विवाह किया। दूसरा, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। देखो, दो जो गणराज्य है वो इससे मिल चुके हैं, एक तो लिच्छवी मिल चुका है, दूसरा कौशल मिल चुका है। अब तीसरा, मद्र नरेश की जो राजकुमारी है क्षेमा, उसके साथ विवाह करेगा। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। जो ब्रह्मदत्त हैं अंग के शासक, उनको तो पराजित करके मिला लिया। मतलब देखो, 4 चीजें इसके राज्य में मिल चुकी है। 3 तो वैवाहिक संबंध से मिला लिया है, चौथा जो है अंग राज्य, उसको इन्होंने पराजित करके अपने इसमें मिला लिया। तो बिंबिसार ने कितने सारे काम कर दिए, 3 तो विवाह कर लिया, चौथा अंग राज्य को पराजित कर दिया ब्रह्मदत्त को। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। वेणुवन नामक एक उद्यान था जो उसने बुद्ध और संघ को प्रदान करा। दिक निकाय के से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। ऐसा दिक निकाय कहता है कि जो चंपा के ब्राह्मण जो हुआ करते थे, तो वहां की जो संपूर्ण आमदनी थी वो उसने दान कर दी थी ब्राह्मणों को। बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख जो है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। मतलब इनका जो पुत्र होता है अजातशत्रु, वो इनको बंदी गृह में बंदी बना लेता है, ऐसा जैन ग्रंथ कहते हैं। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक यानी अजातशत्रु लगभग 460 ईस्वी पूर्व के नाम से मगध का शासन करता है। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब देखो, जो कौशल है तो इसके मामा
मतलब मामा और नाना ही रहेंगे, क्योंकि कौशल नरेश मतलब जो कौशल से वैवाहिक संबंध थे इसके पिता के, लेकिन फिर भी ये लड़ाई करेगा वहां पर, जो है संघर्ष जारी रहेगा। किंतु बाद में मगध के साथ अजातशत्रु, कौशल के साथ प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित और अजातशत्रु मामा वो रहते हैं, फिर भी इनके बीच में क्या हो जाती है, मतलब संधि हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में फिर प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, तुम्हारा ही अधिकार रहेगा काशी पर, अब मेरी पुत्री वाजिरा का विवाह मैं तुमसे कर देता हूँ। देखो दामाद एक ऐसी चीज होती है, दामाद को कुछ भी देने से जो व्यक्ति है उसको वो नहीं लगता। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने पाटली ग्राम में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, तो अजातशत्रु ने करी। ठीक है। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अब तो दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से जरूरी, मैं इस पे हाईलाइट भी कर रही हूँ कि भैया जो हमारा पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना तो अजातशत्रु करते हैं, लेकिन राजगृह से पाटलिपुत्र जो है राजधानी परिवर्तन जो है वो उदयन करते हैं। कौन करते हैं, उदयन करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब आ जाता है नागवंश। पहले हर्यंक वंश था, दूसरा हर्यंक या फिर पितृहंता वंश, क्योंकि पिता की हत्या करके ये लोग बैठते हैं। दूसरा शिशुनाग वंश आता है, नागवंश शिशु कहते हैं, शिशुनाग द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। अब क्या होता है, महावंश टीका करके किताब होती है जिसमें शिशुनाग जो है उनको ये कहा जाता है कि लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न इनको बताया गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। अब देखो शिशुनाग क्या करता है, अवंती पर विजय प्राप्त करता है, तो इसके लिए ये लाभदायक सिद्ध होती है। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। अब देखो मगध साम्राज्य जो है पश्चिमी सीमा मालवा तक किसके समय पहुंची, तो वो शिशुनाग के समय पहुंची। तो मैं इसको भी हाईलाइट करूंगी कि जो मालवा है वो नागवंश में कब शामिल हुआ, तो वो शिशुनाग के समय शामिल होता है। इस विजय के साथ जो है शिशुनाग है उसका वत्स के ऊपर भी अधिकार हो जाता है। अब मैंने आपको मैप में महाजनपद नहीं दिखाई है, तो आपको क्या करना है, गूगल से एक मैप देखना है जिसमें आपको 16 ही महाजनपद मिलेगी। उनको कहाँ कहाँ पर वो है वो आपको या तो हो सके तो उसका मैप बनवा लीजिएगा, या फिर आप खुद मोबाइल में उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरी चीजें याद हो जाएगी, क्योंकि 16 महाजनपद याद करना इतना कठिन कार्य नहीं है। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। देखो वत्स जो था इस समय अवंती के अधीन था, तो शिशुनाग का वत्स पर भी अधिकार हो जाता है। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया। देखो दो प्रश्न हो गए हैं, पाटलिपुत्र किसने, तीन प्रश्न हो गए। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, अजातशत्रु ने करी। उसको पाटलिपुत्र को राजगृह से राजधानी किसने बनाया, उदयन ने बनाया। फिर वैशाली को राजधानी किसने बनाया, तो वो शिशुनाग ने बनाया। अब मैं इसको भी हाईलाइट करूंगी क्योंकि आप ये जरूरी चीजें हैं। तो शिशुनाग, दूसरी चीज मगध और वत्स, अवंती और वत्स, सॉरी अवंती और वत्स, इसी के साथ वैशाली को राजधानी भी इन्होंने ही बनाया। शिशुनाग ने लगभग 412 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है कालाशोक जो है वो शासक बनता है। पुराणों में कालाशोक को कागवर्ण कहा गया है। कालाशोक को क्या कहा गया है, कागवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अब देखो वापस से पाटलिपुत्र कौन लेके गया, हमारा कालाशोक लेके चले गया, तो इसको भी हमको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि राजधानियां बार बार पूछी जाती है, राजधानियां हर एक एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन ने किस राजधानी को बनाया। ठीक है, वापस कौन लेके गया, कालाशोक वापस लेके गया। इसी शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में होता है, हम पढ़ के आए हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। पहली राजगृह में हुई है, दूसरी वैशाली में हुई है, तीसरी कहाँ हुई है बताओ जल्दी। ठीक है, बताओ बताओ। पाटलिपुत्र में हुई है, और चौथी कहाँ हुई है, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। ठीक है। इस संगति में बौद्ध संघ, मैंने आपको ट्रिक से भी ये चीज याद कराई थी, इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदाय स्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया। बाण भट्ट के हर्ष चरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। अब भाई क्या होता है,
हर्षचरित तो बाणभट्ट क्या कहता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने क्या करा, कालाशोक की हत्या कर दी। उस समय मतलब इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी उनके पास। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईस्वी पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। अंततः नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ष का था। अब देखो होता क्या है, शिशुनाग वंश जो है वो समाप्त हो गया। अब एक व्यक्ति आता है जो निम्न वर्ण का होता है, लेकिन उसने नंद वंश की स्थापना करी। विभिन्न ग्रंथ में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म नंद मतलब महापद्म नाम और नंद क्योंकि वो वंश का था तो उसे नंद महापद्म नंद, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उसका उपनाम हो, तो महापद्मनंद का जो उपनाम है वो उग्रसेन भी मिलता है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदन की शूद्र जो स्त्री है उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था। पुराण क्या कहते हैं कि जो ये महापद्मनंद है वो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा जो महानंदिन हुए हैं उनकी शूद्र पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अब देखो दो कथाएं प्रचलित है कि एक तो या तो शूद्र पत्नी का बेटा हो सकता है या फिर कोई अन्य शूद्र हो सकता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित नाय पिता और वेश्या माता का पुत्र था। अब जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन क्या कह रहा है, वह नाय पिता और वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण इसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, एक मिनट रुकिएगा इसको ऊपर कर देती हूँ मैं। ठीक है, राजा होने के कारण नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके जो नाम है वो उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दसिद्धक, केवट और धनानंद मिलता है। ये धनानंद जो है ना ये लास्ट रूलर रहेगा। ठीक है, देखो ये रहा हरियंक वंश या फिर पितृहंता वंश। हर व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करी, इसलिए इसे हरियंक या फिर पितृहंता वंश कहा जाता है। पहला बिंदुसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन रहता है। फिर शिशुनाग वंश आता है जिसमें शिशुनाग, काक वर्ण, ये जो कालाशोक है ना वो। इसके बाद में फिर महापद्मनंद आते हैं, उग्रसेन भी जिसको कहा जाता है, और उसके जो 8 पुत्र रहते हैं वो मतलब रूल करते हैं। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। अब देखो महापद्मनंद जो है ना उसको कली का अंश कहा जाता है, मतलब सभी जो क्षत्रिय हैं उनका नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। ठीक है, उसने एक छत्र शासन की स्थापना की और एक राट की जो उपाधि है वो ग्रहण करी, मतलब उससे ऊपर कोई शासक नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी उपाधि उसने धारण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के नाम मिलते हैं। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंश मतलब इसने उनका उन्मूलन कर दिया, उनको खत्म कर दिया। तो इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, काकेय, हेहय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र कौन कौन से मिले हैं? इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, काशे, हेहय, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वितिहोत्र। देखो एक चीज मैंने कल जब मेरा खुद का वीडियो देखा तो मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरी जो वॉइस है वो बहुत धीरे है, मतलब मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ। तो मतलब मैं ऐसे तो बहुत तेज पढ़ाती हूँ जो पढ़ाती हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब वीडियो चल रहा है ना मैं देख रही हूँ यार बहुत स्लो जा रही हूँ मैं तो आप इसको 1.2x या फिर 1.5x पे देख लेते हैं, इससे ज्यादा मत देखिएगा क्योंकि फिर समझ नहीं आती चीजें। तो 1.2x या 1.5x पर भी आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा सिलेक्शन चाहिए, हमको कोई लॉयल्टी नहीं रखनी किसी के प्रति, हमको हमारा सिलेक्शन चाहिए भैया। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु में 24 राजा, कलिंग में 32 राजा, अस्मक में 25, पांचाल में 27। ये जरूरी नहीं है चीजें हमारे लिए, बिल्कुल ध्यान रख के मत पड़ेगा। काशी में 24 राजा, हेय में 28 राजा, कुरुश में 36 राजा, मैथिल में 28 राजा, सूरसेन में 23 राजा, वितिहोत में 20 राजा ने शासन किया। अब इतना याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से उसी कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। अब जो हमारे व्यक्ति है हमारा महापद्मनंद, उसकी कलिंग विजय की सूचना कहाँ से मिल रही है, तो खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख से मिल रही है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों ने उसे अग्रमेज या उग्रसेन का पुत्र बताया है कि भैया तुम उग्रसेन या महापद्मनंद के पुत्र थे, तो यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमेज कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया। जेनोफोन ने क्या कहा है, इसको धनाढ़ व्यक्ति कहा है। तमिल और सिंहली ग्रंथ से भी उसको अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रसाल उसका सेनापति था।
धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी-छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का जो वातावरण है वो व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। देखो ये जरूरी चीज है कि पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष उपवर्ष वररुचि कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। जो वर्ष उपवर्ष वरुरुचि और कात्यायन है तो ऐसे विद्वानों का जन्म है वो नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जो थे वो जैन मत के पोषक थे। नंद शासक क्या थे? जैन मत के पोषक थे। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से देखो फिर से पढ़ लो कि जो नंद वंश है, मैं नंद वंश पढ़ा रही हूँ, सिर्फ नंद वंश, वो जैन मत का पोषक था। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य शक्टाल और स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख युद्ध की, उसमें ये मतलब जानकारी मिलती है कि नंद जो थे वो जैन अनुयायी थे। ठीक है, एक बार में भी हम लोग मान लेते अगर नहीं बताते। देखो ये है, ये इनका शासन काल रहा है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ रही हूँ। एक बार जरूर मतलब पढ़ के जरूर बता देती हूँ कि शिशुनाग 40 वर्ष, अजात मतलब काकवर्ण जो काला शोक है वो 26, क्षेमधर्मन 36, क्षेमजित और शत्रुजस 24, बिंबिसार 28, अजातशत्रु 25, दर्शक 35, उदयन 33, नंदीवर्धन 40, महानंदिन 43 और महापद्मनंद उसके 8 पुत्र 100 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। चलो अब हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमको घटना चक्र भी विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करनी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ाया करूंगी, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अपनी लिमिट बढ़ानी है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे वो चांदी के थे। मतलब सबसे पहले जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो चांदी के प्राप्त हुए हैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो अपने सिनॉप्सिस में लिखिएगा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहार सिक्के या पंचमार सिक्के थे, जो मुख्यतः चांदी के बने थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इसे आहत या फिर पंचमार सिक्का कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया, आप बताइए। देखो अंग में हम चंपा का तेल लगा रहे थे, ठीक है। मछली कैसी थी हमारी? विराट थी, ठीक है। अब इन दोनों में से मुझे बताइए, वत्स का कौशाम्बी है या फिर कौशल का ही छत्र है? कौन सा सही होना चाहिए और कौन सा सही नहीं होना चाहिए? बताओ जल्दी से। आंसर लगा लिया तो इसका बी उत्तर आएगा, क्योंकि कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो साकेत और श्रावस्ती है। मतलब हमने पढ़ा भी था कि कौशल है किसमें? साकेत परंपरा वाला, हमने याद भी करा था साकेत परंपरा की जोड़ी में कि वो बस्ती बसा सकते हैं अपनी खुद की। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये भी आप खुद लगाइए एक बार, फिर मैं लगवाऊंगी आपको। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे। प्रद्योत वंश कहाँ था? उद्यन उद्यन कहाँ का शासक था? प्रसेनजित और अजातशत्रु कहाँ का शासक था? चलिए बताइए मुझे। चलिए, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए प्रद्योत जो था अवंती का था, हमने पढ़ा भी था कि जीवक नामक जो है राजवेद्य को भेजा गया था। उदयन जो था उसने वत्स पर विजय प्राप्त करी थी। प्रसेनजित जो था उसने कौशल को जीता था, हमने पढ़ा है। मतलब प्रसेनजित जो था वो कौशल का राजा था, वो उसकी लड़ाई भी हुई थी अजातशत्रु से। अजातशत्रु जो है वो मगध का राजा था, ये हम सबको पता है। जो चंद्र प्रद्योत किस गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंती के थे। अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। तो इसको लिख लीजिए आप लोग कि नंद राजा के आदेश से जो नहर खोदी गई थी, यूपीपीएससी 1999 में पूछा गया है। तो वो देखो खारवेल के हाथीगुम्पा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। जो नंद राजा था महापद्मनंद, वो जिनसेन की मतलब जो जैन भगवान है उनकी प्रतिमा उठा ले गया था और एक नहर का निर्माण भी उसने करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अवंतिका। हम सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं पढ़ा हो तो लिख लेना अभी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको मैप का बोला भी है कि आपको करना है। तो यहाँ पर कुछ एक 4 चीजें हम लोग सीख लेते हैं। तो जो ए है वो मत्स्य है, यहाँ पर मत्स्य है, ठीक है। अवंती जो है ये मध्य प्रदेश में है।
वत्स जो है ये यहाँ पर है और अंग राज्य इधर है, जिसको मगध में मिला लिया गया था। ये मगध यहाँ पे रहेगा बड़ा थोड़ा सा, ये इसको मिला लेगा, मतलब हरा के मिला लेगा। ठीक है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो ऐसा कौन सा मतलब ऐसा महानगर है जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर आएगा विराटनगर। इसमें क्या दिक्कत आ गई? मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगर था। इसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर विराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यक्त किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। विराटनगर जो बेराट का है ना, कई कोई लोग कहते हैं कि जो राजस्थान में जो जगह है विराटनगर, वहां पर एक वर्ष का अज्ञातवास बिछाया था। कुछ लोग कहते हैं जो शहडोल वाली जगह है हमारे एमपी की, वहां पर जो है विराटनगर जो है, विराटनगर करके एक जगह है शहडोल में, वहां पर उन्होंने अज्ञातवास बचाया था। अब देखो इसमें दो उत्तर होने के कारण इसको गलत माना गया है, क्योंकि मध्यमिका जो नगरी है वो भी मुझे नहीं पता था, इसका आइडिया नहीं था मुझे, आज मुझे खुद आज पता चला कि इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य काल में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो यहाँ पे अजातशत्रु नहीं दिया गया है कि अजातशत्रु ने उसको बसाया था। ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी और उत्तर में चंपा नदी से घिरा था, क्या यह सत्य है? उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदी से घिरा था, तो ये शायद मुझे लगता है इसका उत्तर बी होना चाहिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि इसको उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था और अजातशत्रु ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? तो अजातशत्रु ने बसाया। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के रूप में उदयन ने किया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, चोल, तक्षशिला, उपयुक्त में से कोई नहीं। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड विद उज्जैन। इसकी जानकारी अब आप लोग इसको लिख लीजिए, क्योंकि हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, तो सिनॉप्सिस में से लिख लीजिएगा। उदयन वासव दत्ता की जो दंत कथा है वो उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। अब देखो होता क्या है, दंत कथा उज्जैन से संबंधित है, जो वासव दत्ता है और उदयन है। इस कथा को महाकवि भास ने लिखा है। ठीक है, अपने नाटक स्वप्न वासव दत्तम में लिखा है। ठीक है। अब वत्स नरेश होता है उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री होती है वासव दत्ता। अब इनको हो जाता है प्रेम। तो इस कथा का जो वर्णन है वो महाकवि भास कर देते हैं अपनी रचना में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वर्ष शताब्दी में हुआ? तो ये ईस्वी छठी शताब्दी में हुआ। ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इट इज मगध। हम लोग अभी पढ़ के आए ऊपर ही। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? साक्य के हमने पढ़ के आए हैं। लिच्छवी भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो ये योधे हमने नहीं पढ़ा। गणतंत्र में हमने गणतंत्र भी याद करे हैं। मैंने आपको कहा था आप बार बार पढ़ोगे तो आपको गणतंत्र याद हो जाएंगे। आठ 7 या 8 गणतंत्र थे बस। ठीक है। ये देखो ये 7 या 8 10 है, सॉरी 10 थे, तो ये याद करना बहुत इजी है। मैं एक बार आपको पढ़ा भी देती हूँ। कपिल वस्तु के साक्ष्य आपने कितने तो हम लोग पढ़ भी चुके, तो हमको याद ही हो गया होगा। सुमसुमार गिरी के भग्ग, हलकप्प के बुली, केशपुत्र के कालम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी। पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि हम लोग पढ़ के भी आए हैं वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इट इज इन वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? बताइए मुझे। क्या बिंदुसार शाक्य से रिलेटेड है? स्कंदगुप्त मौर्य से रिलेटेड है? चेटक लिच्छवी से रिलेटेड है? जनता, तो इट इज रिलेटेड विद चेटक, इज रिलेटेड विद लिच्छवी, क्योंकि हमने पढ़ा है उसकी पुत्री चेलना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सूचना दी गई है? तो इट इज रिलेटेड विद अंगुतर निकाय। और जैन ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, और जैन ग्रंथ मैं नाम भूल गई यार, जैन ग्रंथ कौन सा था? हाँ, भगवती सूत्र, ये रहा।
भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो इट इज इन अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय, इसका उत्तर भी अंगुत्तर निकाय ही रहेगा। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राप्त मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस महाजनपद के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? मतलब पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें कौन कौन से नाम दिए गए? अब देखो ये अपन ने नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, इसका उत्तर देखो और एक बार ध्यान रख लो कि भाई जो है पाणिनि ने किन किन का उल्लेख किया है। तो मगध का, अश्मक का और कम्बोज का जो है वर्णन किया है। पढ़ लो इसका डिस्क्रिप्शन। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित प्रमुख जनपद है मगध, अश्मक, कम्बोज, गांधार, सूरसेन आदि। मगध, अश्मक, कम्बोज, गांधार, सूरसेन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती शुद्ध के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। देखो अब भगवती शुद्ध, इसका अंगुत्तर निकाय उत्तर आएगा क्योंकि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है यही दिया गया है, तो इसका उत्तर 2 और 4 हो जाएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। बताओ मुझे उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? हस्तिनापुर में थी क्या? नहीं। इंद्रप्रस्थ में थी क्या? नहीं। तो इसका अहिछत्र आएगा। तो जो उत्तरी पांचाल की राजधानी है वो अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये चीजें तो देखो इजी है तो इसमें समय व्यर्थ करने में कोई मतलब नहीं है। 16 जनपदों में युग में मथुरा, इसमें इनमें से किसकी राजधानी? तो सूरसेन की थी, हम पढ़ के आए हैं। चंपा, अंग, समय व्यर्थ नहीं करना। देखो जो चीज हो गई ना तो उसमें समय व्यर्थ नहीं करना। चेदी, शुक्तिमती की राजधानी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र जो महाजनपद है अश्मक, जो दक्षिण भारत में है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, इट इज इन राजस्थान। हमने भी पढ़ा था तो इसका उत्तर आपको आना चाहिए। भरतपुर जिले के निकट, अलवर के निकट ये था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज राजगृह रही है, फिर पाटलिपुत्र हुई, फिर वैशाली बनी और फिर वैशाली के बाद फिर से जो है हम काला अशोक जो है पाटलिपुत्र लेके गया। प्रारंभिक राजधानी है वो कौन सी थी? तो राजगृह थी, हम सभी ने पढ़ा है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका मगध की पहली राजधानी तो ये तो राजगृह होना चाहिए। तो आई थिंक इसका उत्तर ई आएगा। हाँ, कि मैंने देखो मैंने क्या करा, इतना ही देखा सर। अब मैंने कहा 4 उत्तर में से तो कोई सा नहीं दिख रहा है। चलो, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो ये राजगृह ही होना चाहिए इसका उत्तर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो राजगृह रहा है, गिरिव्रज भी रहा है, पाटलिपुत्र भी रहा है, कौशाम्बी नहीं रहा है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अब इसका उत्तर आपको नहीं पता होगा तो ये अर्धचंद्राकार होगा। तो श्रावस्ती अर्धचंद्राकार थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु हम सभी को पता है कि जो है ये हर्यंक वंश या फिर पितृहंता वंश कहा जाता है। जो मतलब अजातशत्रु है उन्होंने अपने पिता को मारा, फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मारा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यंक था। पितृहंता हर्यंक वंश इनका नाम था। राजकुमार जो अपने पिता के मृत्यु के लिए उत्तरदायी था तो ये बहुत अजातशत्रु जी थे। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी महासंघ को हराकर आत्मसात किया? बताओ मुझे इसका जवाब। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने वज्जी महासंघ को जो है अपने में मिला लिया था? तो ये रहेगा अजातशत्रु। हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। नीरियावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों और 18 गणराज्यों काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिपुत्र में उसने सुदंड दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसके मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वह परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित कर दिया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? मालवा किसके समय में मतलब जो है मिलाया गया? तो शिशुनाग हम लोग पढ़ के आए हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। चलिए, मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? किसको द्वितीय परशुराम कहा जाता है? तो ये महापद्मनंद हम अभी पढ़ के आए हैं। क्षत्रियों का हंता भी इसको कहा जाता है। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? ये तो कुछ अलग ही चीज आ गई। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हरियंक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया। इसी समय अजातशत्रु के समय प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब वैशाली को अपनी राजधानी बनाई तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्प में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। चलो, शिशुनाग उत्तर माना है इसका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो ये मौर्यों ने किया। अच्छा, क्वेश्चन छूट गया। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इसका उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से मगध राजवंशा को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हरियंक वंश आता है, तो ये 1 मतलब 4, तो पहले नंबर पे ये आएगा। फिर उसके बाद में कौन आता है? हमारा मौर्य आते हैं। रुके रुके, नंद आते हैं। नंद अभी भूल जाते हैं हम लोग, तो इसका 2 आएगा। फिर हमारा कौन सा वंश आता है? फिर हमारा मौर्य वंश आता है। फिर उसके बाद में शुंग वंश आता है। तो ये जिसमें दिया रहेगा देख लीजिए। 4 पहले, 4 1 3 2, इसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो चंद्रपद्योत के लिए भेजा था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो जीवक था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। ये दोनों सही है, क्योंकि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो उस समय वेद जो धार्मिक उथल पुथल है बहुत हुई, क्योंकि बहुत सारे नए धर्म जन्मे भी सही। और जो है ये जो हमारा वैदिक धर्म है उसका बहुत ज्यादा खंडन और बहुत सारी चीजें उसमें त्रुटियां भी आई। कि काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको अपने सिनॉप्सिस में लिखिएगा। काल्पी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। एक नगर स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर काल्पी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। चलो, कुरु और इनकी सबकी राजधानियां आप खुद बताइए मुझे। पांचाल की क्या है और वत्स कौशल इनकी क्या है? ठीक है, तो कौशल का आएगा साकेत। तो सी का 1 देख लो सबसे पहले। देखो ये बी उत्तर मिलेगा। इजीली चीज, बाकी चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो यहाँ से बताओ। देखो मत्स्य का विराटनगर ए का 3, अच्छा 2 में दे रखा है। चलो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है। डी का 2, ठीक है डी का 2 हो जाएगा कि इसमें दे रखा है। चलो अब मुझे इसका पता ही नहीं, आप बताओ, मेरे को नहीं पता है इसका। कुरु का क्या है और सूरसेन का क्या है? ठीक है, तो सूरसेन का मथुरा है और कुरु का इंद्रप्रस्थ है। तो कुरु, इसका उत्तर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलो बताओ। जो कोई ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताओ। तो सी इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि मथुरा इसका है। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है? बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की सैन्य व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो इसका उत्तर आएगा जो है उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे देती हूँ। प्राचीन कालीन भारत में एक ही सिल्व अथवा व्यवसाय करने वाले के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। चलिए, ये बहुत जरूरी चीज है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।
आपको जो भी कमी लगी हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।